अमर बे एपिसोड 132। इस तरह की बातें ना करे। अलीज़े को एक बार फिर क्रिस्टी याद आई। मुझे पता है आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? उमर हैरान होकर इसे देखे गया। बस मुझे पता है। और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। तुम मेरे लिए रोना नहीं चाहती हो इसलिए ऐसा कह रही हो। अलीज़े की आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे। ओके ओके सॉरी। मगर क्रिस्टी बहुत लकी है जिसके लिए तुम इतना रोई। वो सॉरी करते करते भी बाज नहीं आया। सानिया ने इसे कंधों से पकड़कर इसे सीधा करने की कोशिश की। अब बाज अब होंठ बेचे इन सब चीजों को दोबारा पैकेट में डालने लगा। जस्ट रिलैक्स अलीजे, रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा। सानिया ने इसके कंधों को दबाते हुए कहा। मेरे रोने से तो आ जाता था। मुझे इसके पास जाना है, मैं इसके पास रहना चाहती हूँ। इसका पोस्टमार्टम हो रहा है अलीज़े। मैं कुछ देर तक तुम्हें इसके पास ले जाऊंगा। अब्बास ने इसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। वो बेबसी से रोती ही गई। बहुत सालों बाद वो ऐसे सबके सामने रो रही थी, आंसुओं को रोकने की इरादी और गैर इरादी कोशिश किए बगैर। तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती अलीज़े, तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकती। इस हालत में बैठे हुए इससे पहली बार उम्र की हर बात का यकीन आ रहा था। वो जज्बाती थी और इमेच्योर थी। वो उम्र के किसी हिस्से में इन दोनों खामियों से निजात नहीं पा सकती थी। सिर्फ उमर था जो इसे जानता था और अच्छे से जानता था। अब्बास अब कमरे से बाहर जा रहा था। अब्बास के यूनिफॉर्म ने एक बार फिर इसे उमर की याद दिला दी थी। क्या कुछ ना था जो इसे इसकी याद ना दिलाता। वो घुटनों में सर देकर रोती ही गई। तो ये होती है जिंदगी और ये मोहब्बत। एक वक्त में एक ही चीज खत्म होती है, दोनों नहीं। और इस वक्त इसके दिल में उम्र के लिए कोई शिकायत, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं था और अब जिंदगी में कभी हो भी नहीं सकता था। फायरिंग की थी किसी ने। गाड़ी में इसका एक गार्ड और ड्राइवर भी मारा गया। अब्बास को एक एक्सीडेंट की 10 मिनट बाद ही तला मिल गई थी। वो बहुत अपसेट था। यहाँ से खुद हेलीकॉप्टर में गया था इसकी बॉडी लेने के लिए। मैं कोशिश करती रही कि तुम लोगों को किसी तरह ट्रेस आउट कर लूं, मगर नहीं कर सकती। खुद अब्बास ने भी बहुत कोशिश की। तानिया धीमी आवाज में साथ वाली कुर्सी पर बैठी कह रही थी। अलीज़े के लिए यह सब इत्तलात बेमैनी थी। वो चंद दिनों में अमेरिका जाने वाला था, एक्स पाकिस्तान लीव पर, और ये सब कुछ हो गया। अलीज़े ने एकदम सर उठाकर धुंधलाई हुई आंखों से इसको देखा। तुम्हें लगता है मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे और जुनैद के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं वाकई दोबारा कभी तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊंगा। मैं जुनैद से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। तुम कुछ पूछना चाहती हो? तानिया ने इसे मुखातिब किया। अलीज़ा ने नफी में सर हिला दिया। इसके गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया था। तुम हार्डकोर क्रिमिनल हो। बस फर्क ये है कि तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जिस दिन यूनिफॉर्म उतर जाएगा, इस दिन तुम भी इसी तरह मारे जाओगे जिस तरह तुम दूसरे लोगों को मारते हो। अलीजा ने शिकवा खोरती के आलम में सर झुका लिया। इसने जिंदगी में खुद को इससे ज्यादा शिकस्ता और काबिल रहम कभी महसूस नहीं किया था। वो कितनी तकलीफ से गुजरा होगा, कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा होगा इसे। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। कौन कहता है कि किसी शख्स से एक बार मोहब्बत होने के बाद इससे नफरत हो सकती है? जो कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। नहीं होती। हमारे वजूद में खून की गर्दिश की तरह बसने वाला नाम किसका होता है? हम कभी भी इसे अपने वजूद से निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते। तह दर तह इसके ऊपर दूसरी मोहब्बतों का ढेर लगाए जाते हैं, कहते जाते हैं अब हम इससे मोहब्बत करते हैं, अब हम इससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो ज्यादा दूर होता जाता है वो ज्यादा करीब आता जाता है और वो हमारे दिल और दिमाग के इस हिस्से में जा पहुंचता है। तो कभी इसको वहां से निकालना पड़े तो फिर इसके बाद हम नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल ही नहीं रहते। वो इसकी मोहब्बत में 18 साल की उम्र में गिरफ्तार हुई थी। वो वह शख्स था जिससे वो हर बात कर लेती, बहुत सारी वो बातें भी जो वो कभी शहला और नानों से भी नहीं कर सकती थी। वो वाहिद शख्स था
جو اس کے نخرے برداشت کرتا تھا، ناز اٹھاتا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی سے اتنی ضد نہیں کی تھی، کسی کو اتنا تنگ نہیں کیا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا، کسی سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی، کسی پر چیخی چلائی بھی نہیں تھی۔ وہ وہی شخص تھا جو اس کی ہر غلطی اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار رہتا تھا، جو اسے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی۔ اور اب جب وہ اپنی زندگی کا سفر ختم کر کے دنیا سے جا چکا تھا، تو وہ اوندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑی رہ گئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کے لیے عمر جہانگیر نہیں بن سکتا تھا۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ 18 سال کی عمر میں ایک بار عمر کے سامنے پارک میں روئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے کئی بار روئی تھی۔ کیا کچھ تھا جو آج اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے پہلی بار لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ، کہیں بھی کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ پھر بھی اس کا ہونا ہی کتنا کافی تھا اس کے لیے۔ کچھ فاصلے پر موجود ایک کمرے میں عمر جہانگیر کے جسم کو کاٹنے والے سارے نشتر اسے اپنے وجود پر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیف دہ چیزوں سے بچایا کرتا تھا، اور وہاں بیٹھے علیزہ سکندر کی خواہش اتنی تھی وہ اس سب کے بدلے عمر جہانگیر کو صرف ایک چیز سے بچا لے، موت سے۔ رپورٹرز نے صوبائی وزیر کو گھیرا ہوا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا۔ دیکھیں، اس بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ امید ہے جلد ہی اس افسوسناک حادثے کے مجرموں کو پکڑ لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے آئی جی پنجاب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مؤدبانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ کیا پولیس کو اس معاملے میں کوئی لیڈ ملی ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ اس بارے میں آئی جی صاحب آپ کو زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی فوری طور پر آپ کو کوئی بھی بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں۔ پھر بھی بہتر ہے یہ سوال آپ انہی سے کریں۔ انہوں نے آئی جی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمر جہانگیر ہمارے ایک بہت قابل آفیسر تھے۔ آئی جی نے اشارہ پاتے ہی اپنے بیان کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ ہونے والا حادثہ دراصل ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جیسے کہ آپ کو منسٹر صاحب نے بتایا، پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم حالات کا جائزہ لینے اور شواہد کی مدد سے 48 گھنٹوں کے اندر مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ایک رپورٹر نے آئی جی کی بات کو کاٹا۔ سر، یہ جو 48 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں، آج تک کون سی پولیس 48 گھنٹوں میں مجرم پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ آئی جی کے ماتھے کے بل کچھ گہرے ہو گئے تھے۔ اگر پولیس 48 گھنٹوں میں مجرم پکڑنے میں کامیاب ہوتی تو آج ہم اور آپ یہاں کھڑے ہو کر یہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے۔ پچھلے ایک سال میں جب سے آپ آئی جی بنے ہیں، 7 مختلف رینکس کے آفیسرز کو مارا گیا ہے، اور پولیس اس سلسلے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اس پر آئی جی نے قدرے ترشی سے اس غیر ملکی بریڈ کاسٹنگ کے ارادے سے وابستہ تیز ترار قسم کے پاکستانی صحافی کی بات کو کاٹ دیا۔ پولیس نے ایک کے علاوہ تمام واقعات میں ملوث مجرموں کو پکڑ لیا ہے۔ اگر آپ واقعی مجرموں کو گرفتار کر چکے ہوتے تو آج آپ کا ایک اور آفیسر اس طرح مارا جاتا؟ اس رپورٹر نے بھی اتنی ہی تند و تیزی سے کہا۔ صوبائی وزیر نے بر وقت مداخلت کی۔ دیکھیں، یہ کچھ زیادہ ہی سخت قسم کا تبصرہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آئی جی صاحب نے بات شروع کی۔ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے۔ سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے سینئر آفیسر کے قتل کے موقع پر لا اینڈ آرڈر کی بہتر صورتحال کی تعریف کچھ مذاق لگتا ہے؟ صوبائی وزیر چند لمحے کچھ نہیں بول سکے۔ وہ دیکھیں، اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو میں اس کے لحاظ سے صورتحال میں بہتری کی بات کر رہا ہوں۔ صوبائی وزیر بے اختیار بھکلائے۔ باقی تینوں صوبوں میں کبھی بھی اس طرح دھڑا دھڑ آفیسر قتل نہیں ہوئے، خاص طور پر ایک سال میں۔ آخر پنجاب میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
सूबाई वजीर के साथ साथ आईजी पंजाब का दिल चाहा कि वो इस रिपोर्टर की बदतमीजी के साथ साथ इसकी जुबान निकाल कर भी इसके हाथ में रख दे, मगर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ वो सहाफी एक वफाकी वजीर का बेटा था। वो इसकी बकवास और सवाल सुनने पर मजबूर थे। आप पंजाब की आबादी भी तो देखें। वजीर के मुंह से बेख्तियार निकला, आबादी से ऑफिसर्स के कत्ल का क्या ताल्लुक है? मैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से आबादी का जिक्र कर रहा हूँ। वजीर साहब ने कदरे तहम्मुल मिजाजी का सबूत दिया। बाकी सूबों में कम आबादी की वजह से इतने मसाइल का सामना पुलिस को नहीं करना पड़ता जितना पंजाब में करना पड़ता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम हालात को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपका एक और एसपी जो किसी शहर में बादशाह के बराबर होता है, वो दिन दिहाड़े अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ शहर के बीच में कत्ल हो जाए तो आम लोग अपनी हिफाजत के लिए किसकी तरफ देखें? इस रिपोर्टर ने च्युइंगम चबाते हुए कहा, पुलिस अगर अपने एक ऑफिसर को नहीं बचा सकती तो वो एक आम आदमी को कितनी सिक्योरिटी दे सकती है? देखें, जिस शहर में वो तैनात थे वो पंजाब के हसास इलाकों में शुमार किया जाता है और उमर जहांगीर के बारे में महकमे को कुछ ऐसी खबरें मिली थी कि इनकी जान को खतरा है। इन्हें धमकियां मेज फोन कॉल्स भी की जा रही थी। फिर हम इस पूरे मामले में दहशतगर्दी के अंसर को भी खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऐसे हादसात का सबब बन जाते हैं, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हादसात दोबारा ना हो। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर्स की एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। कल वजीर दाखिला आ रहे हैं, वो भी एक मीटिंग कर रहे हैं। इस बार आईजी ने मिनिस्टर से इजाजत लेते हुए कहा और रिपोर्टर्स ने मजीद कोई सवाल नहीं किया तो आईजी की जान में जान आई। सर, आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया है, क्या आपका इशारा मजहबी दहशतगर्दी की तरफ है? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को खराब करने के लिए ये किसी गैर मुल्की एजेंसी का काम है? एक दूसरे रिपोर्टर ने नुक्ता उठाया, मैंने आपको बताया ना, इस मरहले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही हम इस मामले में कुछ प्रोग्रेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को पुलिस की तमाम कार्रवाई के बारे में आगाह कर देंगे। आईजी ने कहा, उमर जहांगीर काफी मुतनाज़ शख्सियत थे। पिछले कुछ सालों में कई हवालों से वो अखबारात में आते रहे। कहीं ये किसी जाती दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है? एक दूसरे रिपोर्टर्स ने कहा, अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आईजी ने इस बार उकताए हुए लहजे में कहा, सर, क्या इस कत्ल से आइंदा आने वाली पुलिस रिफॉर्मर्स पर कुछ असर पड़ेगा? इस बार एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, कैसा असर? क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस के इख्तियारात में कमी और रोल में तब्दीली करके आप पुलिस ऑफिसर को मजीद पावर देंगे? इसके बरक्स मैं समझता हूँ इस नए सिस्टम से पुलिस और अवाम के दरमियान एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप पैदा होगा और इस तरह के हादसात का सद्भाव भी हो सकेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी और बेहतर होगी। सूबाई वजीर ने अपने पसंदीदा जुमले की एक बार फिर गिरदान की, यानी एसपी जब डीपीओ और डीसी जब डीसीओ कहलाने लगेंगे तो फिर वो इस तरह खुलेआम सड़कों पर नहीं मारे जाएंगे। शहराज साहब, आज आपको हुआ क्या है? किस तरह के सवाल कर रहे हैं आप बार बार? फिर आखिर सूबाई वजीर चिढ़कर बोल ही उठे, शहराज साहब ने सिविल सर्विस के एग्जाम में दूसरी पोजीशन ली है और चंद हफ्तों में एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। एक दूसरे रिपोर्टर ने लुकमा दिया, जारी। रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।